नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या ट्रेडर्स हैं, कमोडिटी मार्केट्स में CNBC आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डिमांड तेजी से गिरने की आशंका और सऊदी अरामको के प्राइस कट से कच्चे तेल में तेजी हुई फेल। ब्रेंट का भाव $90 के नीचे फिसला। नेचुरल गैस में भी नहीं थम रही गिरावट। क्रूड में गिरावट का गुआर पर असर नहीं। 2 हफ्ते में गम में 15% की जोरदार तेजी देखने को मिली। ब्रिटेन में आई पॉजिटिव खबर से मिला सपोर्ट। आज भी 4% की जोरदार तेजी। डॉलर में तेजी से सोने में आज सुस्ती का, लेकिन चांदी में खरीदारी का रुझान। NCDX पर चांदी करीब 1% मजबूत। बाजार की नजर आने वाली ECB की पॉलिसी पर। 3 दिनों की गिरावट के बाद आज बेस मेटल्स में मिला जुला कारोबार। एलुमी पर एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर में खरीदारी, लेकिन निकल में ½ % से ज्यादा की गिरावट। अमेरिका समेत घरेलू बाजार में आवक बढ़ने की उम्मीद से सोयाबीन और सोया मील में गिरावट। पिछले साल के मुकाबले 40 से 50% गिरे भाव। पाम तेल के दामों पर भी गिरने से बना दबाव। हमारे साथ जुड़ रहे हैं IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता और मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दवानी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यहां पर कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पर तेजी अब यहां फेल होती हुई नजर आई है। ब्रेंट में ना सिर्फ हमने $90 का लेवल टूटता हुआ देखा है, लेकिन भाव अब यहां पर 7 महीने के निचले लेवल तक फिसल गए हैं। देखते हैं यहां पर क्या डिटेल्स हैं। आपको जैसे हमने बताया कि यहां पर 7 महीने के लोज पर भाव गिरते हुए नजर आए हैं और 90 के नीचे यहां पर ब्रेंट के भाव गिरे हैं। और WTI की अगर बात करें तो ये $82 के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है। कल रात में यहां पर 5% की गिरावट थी और 2 दिनों में ब्रेंट में अब तक करीबन 8% से ज्यादा हम यहां पर भाव टूटते हुए देख चुके हैं। अगर बताएं आपको तो ये कहां तक के लोज हैं, जनवरी 2022 के निचले स्तरों पर यहां पर भाव है, यानी कि 7 महीने के लोज पर फिलहाल यहां पर कारोबार होता हुआ। और अगर 7 मार्च 2022 की बात करें, जब हमने कच्चे तेल के भावों को 139 के लेवल्स पे जाता हुआ देखा था, वहां से करीबन 30% तक की गिरावट फिलहाल कच्चे तेल के भावों में दर्ज हुई है। काफी सारे फैक्टर्स इस गिरावट के लिए यहां पर रहे हैं। ये ऑफ कोर्स एक प्राइस चार्ट है कि किस तरह से इस साल में चाल रही है यहां पर कच्चे तेल की। जैसे कि आपने देखा मार्च में 139 के लेवल्स थे। इस साल की शुरुआत 78 से हुई थी, तो एक बहुत लंबा जंप हमने यहां पर कच्चे तेल में आता हुआ देखा। लेकिन उन स्तरों से अब $88 यानी कि 30% की गिरावट यहां पर कच्चे तेल में दर्ज होती हुई नजर आई है। जैसे कहा कि काफी सारे फैक्टर्स यहां पर रहे हैं, तो कैसे इसे यहां पर वॉच करना चाहिए उसके ऊपर हमारी यहां पर नजर रहेगी। अपने दोनों ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं। आप कैसे देखते हैं नवनीत कच्चे तेल के प्राइसेस को, और जिस तरह की गिरावट यहां पर देखने को मिली है, क्या ये हो चुकी है? क्या हम बॉटम के आसपास हैं या आपको लगता है कि और मुनाफा वसूली अभी बाकी है? वेल मनीषा जी, फंडामेंटल बैकड्रॉप तो काफी नरमी का इंडिकेशन बहुत दिनों से दे रहा था, बट फिलहाल जो नरमी सेटिंग हुई है वो टेक्निकल पैरामीटर्स पे है और मुझे लगता है कि 89 के बाद 85 और 85 के बाद 80 के नीचे के स्तर हमको बहुत जल्द देखने मिल सकते हैं। तो बायस लार्जली नेगेटिव है। छोटा मोटा पुल बैक आएगा क्योंकि हमने करीब 4.5-5% का फॉल लास्ट 2 दिन में देखा है, तो सेल ऑन रैली वाली स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। डोमेस्टिक सब में अगर 6625 650 के आसपास मिले तो सेल किया जा सकता है। 6725 के ऊपर का आप स्टॉप लगा सकते हैं एंड 6450 6425 तक के नीचे के टारगेट हम आने वाले कुछ दिनों में देखते हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं क्रूड में? आपको भी लगता है कि गिरावट जारी रहेगी, अपटिक पे बिकवाली करके ही चलना चाहिए? बिल्कुल मनीषा जी, जिस तरीके से फंडामेंटल में चेंजेस हुआ है और साथ में टेक्निकल जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव बना है। हमने देखा है कि $90 का जो काफ़ी समय से होल्ड कर रहा था ब्रेंट, उसको कल इसने ब्रेक किया है और अब 88 के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर एक्टिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि अभी टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही साइड से एक नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जो नेक्स्ट लेवल है वो करीबन 85 का है, जो कि हमें लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट क्रूड को मिल सकता है। मगर फिलहाल जिस तरह का ट्रेंड बना है तो एक्सपेक्टेड है कि $85 तक के लेवल एक बार दिखा सकता है ब्रेंट और $80 के एक बार WTI में लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई रिवाइवल आएगा इसमें तो $85 के आसपास से आ सकता है, मगर जिस तरीके से फॉल हुआ है हमें लगता है कि $85 के लेवल यहाँ अचीवेबल रहेंगे और MCX अगर बात करें तो 6400 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड अभी नेगेटिव है, फंडामेंटल साइड से भी नेगेटिव दिख रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ बिकवाली का ट्रेड ही देखने को मिल सकता है।
ऑलराइट, तो हमने शो की शुरुआत इसी से करी थी कि क्या 80 के स्तर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 80 के स्तर बहुत यहाँ से दूर नहीं है। एक और कमोडिटी जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है नवनीत, वो नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं, क्योंकि अगर इस हफ्ते की बात करें तो करीबन 8% की गिरावट के साथ कारोबार है। प्राइसेस में हमने इजाफा भी उसी तरह से देखा था जिस तरह का हम फॉल देख रहे हैं, और मुझे लगता है जो फंडामेंटल ट्रिगर से नेचुरल गैस को सपोर्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट एक हफ्ते से या 2 हफ्ते से थोड़े से डीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक प्रॉफिट टेकिंग का माहौल हम नेचुरल गैस प्राइस में देख रहे हैं, फंडामेंटल फ्रंट पे भी और टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी। मुझे लगता है यहाँ से करेक्शन और गहरा सकते हैं और 3 से 5% का फॉल आने वाले कुछ दिनों में और देखने मिल सकता है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए बायस नेगेटिव है, बट मीडियम टर्म की अवधि से अभी भी ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कभी भी टर्न अराउंड हो सकते हैं और फिर से एक तेजी का रुख पकड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप नेगेटिव बाइस प्ले करिए, बट बहुत ज्यादा नरमी यहाँ पर देखने मिलने में थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है। ऑलराइट, ये तो बात हुई यहाँ पर कच्चे तेल की, लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स हैं जो आज और कल में यहाँ पर प्ले होंगे। जहाँ तक कच्चे तेल की बात है, यूके की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर एक नई कच्चे तेल की पॉलिसी रिवील कर सकती हैं, जहाँ पर फ्रैकिंग से लेकर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कच्चे तेल के भाव, अवेलेबिलिटी, उन सब के ऊपर यहाँ पर बात होने की उम्मीद है। और सिर्फ वही नहीं, कल यहाँ पर यूरोपियन एनर्जी मिनिस्टर्स भी मिलने वाले हैं। तो आज का दिन, कल का दिन कच्चे तेल के लिहाज से यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं, क्योंकि ईसीबी की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है वो भी आज है। तो 50 या 75 बेसिस पॉइंट कितने का हम यहाँ पर इजाफा आता हुआ देखेंगे, उसका भी सीधा इंपैक्ट यहाँ पर कच्चे तेल पे ही नहीं बाकी कमोडिटीज पर भी देखने को मिलेगा। तो नवनीत, कैसे देखते हैं आप ये सारे इवेंट्स, और इन सब में आप क्या देखना पसंद करेंगे? किस तरह का इंपैक्ट मैक्सिमम यहाँ पर किस इवेंट से आता हुआ दिखता है? कल सबसे पहला मुझे लगता है कि ईसीबी की पॉलिसी जो मीट है वो काफी हद तक लार्जली 50 बेसिस पॉइंट से 75 बेसिस पॉइंट तक डिस्काउंट हो चुकी है। हमने गोल्ड सिल्वर प्राइसेस उसका एक्शन देख लिया है, और कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी देखने मिल रही है डॉलर इंडेक्स में वो भी ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट एक धारणा बना चुका है और उसमें कुछ खास रिएक्शन होगा नहीं। अब कोई कमेंट्स ऐसे आ जाए जो मार्केट नहीं एंटिसिपेट कर रहा है तो बात अलग होगी, अदरवाइज मेरे हिसाब से एक नॉन इवेंट काइंड ऑफ सिनेरियो रहेगा। क्रूड में भी जैसे हमने पहले शो पे डिस्कस किया है कि क्रूड में भी एक नरमी का माहौल बना हुआ है, और इसमें बहुत ज्यादा नरमी नहीं है, मेरे हिसाब से 3-5% का करेक्शन है, और ट्रेंड कहीं पे भी यहाँ से रिवर्स होता हुआ जल्द नजर आएगा। टेक्निकल पैरामीटर भी और फंडामेंटल भी जो फेड ऑफ हुए वो वापस तेजी के तुक पकड़ लेंगे। तो बायस लार्जली ओपेक की मीट और ईसीबी तो लार्जली फैक्टर्ड इन है, बट आने वाले कुछ दिनों में जब हम फेड की तरफ बढ़ेंगे तब वापस हाइटेंड वोलेटिलिटी हमको देखने मिल सकती है। अगर कोई चेंज इन स्टांस होता है 75 से नीचे हम फिर से 50 बेसिस पॉइंट की तरफ रुक करते हुए नजर आएंगे, तो थोड़ा सा मामला यहाँ वहाँ होगा, बट अदरवाइज लार्जली फेड के आसपास की थोड़ी बहुत हलचल हमको बाजार में अब देखने मिलेगी। ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स कल हमने बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से यहाँ पर 75 बेसिस पॉइंट का इजाफा आते हुए देखा। आज ईसीबी है, 21 सितंबर को यूएस की फेड मीटिंग भी है, तो क्लियरली काफी इवेंटफुल ये पूरा महीना रहने वाला है। अनुज, सोने चांदी की अगर बात करें तो क्लियरली आज हल्की सी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन ईसीबी की मीटिंग से पहले आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? मनीषा जी, हमारा व्यू है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर आप सिल्वर को देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड हो चुकी है गोल्ड के मुकाबले, इवन अगर हम गोल्ड सिल्वर की रेशो को भी देखें तो सिल्वर यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है एज एन इन्वेस्टमेंट। $18 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट ने लिया है, करीबन $18.5 के ऊपर अब ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पर दिख रहा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरसोल्ड जोन से रिकवर होती हुई दिख रही है। ईसीबी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो डेफिनेटली उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट डॉलर पर आता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक पॉजिटिव हो सकता है गोल्ड सिल्वर के लिए। तो इस नज़र से अगर हम देखें तो हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। करीबन एमसीएक्स में देखें तो 52,000 के लो मारने के बाद करीबन 54,500 के आसपास के लेवल हम सिल्वर में आते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा व्यू वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भी पॉजिटिव है। हालांकि भारत में अब आगे फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट है तो उसकी भी डिमांड है, और लोअर लेवल पे काफ़ी हमने खरीदारी मार्केट में आते हुए देखी है, तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर जल्दी ही हमको 56,000 के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में अगेन हम $19.5 से लेकर $20 तक के लेवल सिल्वर में आते हुए देखेंगे। गोल्ड में अगर देखें तो करीबन $1723 के आसपास के लेवल स्पॉट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एमसीएक्स में भी करीबन 50,600 के लेवल्स यहाँ पे दिखे हैं। तो यहाँ पर भी हमारा मानना है कि एक बार 51,500 52,000 तक के लेवल आपको यहाँ जल्दी ही गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1770 $1780 तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। तो ईसीबी की मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और जिस तरीके से हमें लगता है कि इंटरेस्ट अगर बढ़ाते हैं वो, अगर ना भी बढ़ाए इंटरेस्ट रेट और अगर बढ़ाते भी तो उसमें अल्टीमेटली गोल्ड और सिल्वर को एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो फेडरल बैंक की मीटिंग है वहाँ पर ये लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट वो थोड़े से कम एग्रेसिव मोड में वहाँ पर कुछ इंस्टांस ले सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक
गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। तो फिलहाल अभी काफ़ी लोअर लेवल्स पर हैं और एक ओवरसोल्ड जोन में है, तो हमारा पॉजिटिव जो इंस्टांस है वो पॉजिटिव है। हमें लगता है गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए इनिशिएट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो सोने चांदी में यहाँ पर खरीदारी करनी है, लेकिन कच्चे तेल में अभी कुछ और फिसलन बाकी है। और कच्चा तेल भले ही फिसला हो, लेकिन इसका उल्टा गुआर में जोरदार उछाल देखने को मिला है। गुआर गम में पिछले 2 हफ्ते में करीब 15% की जोरदार तेजी देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट्स में डिमांड बढ़ने की उम्मीद और पिछले हफ्ते राजस्थान में भारी बारिश से फसलों को नुकसान मिला है, जिससे कीमतों को सपोर्ट है। गुआर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रेमराज ताराचंद के रुपेश गोयल। रुपेश जी नमस्कार। तेजी जो गुआर सीड गुआर गम में देखने को मिली है, उसे आप कैसे आंकते हैं, और क्या आप यही जिस तरह से फ्रैकिंग की बात की जा रही है, यूरोप में फिर से इसे शुरू किया जाएगा, क्या कुछ बहुत डिमांड सपोर्ट वहां से है? नमस्कार मनीषा जी। जो आज ब्रिटेन की पीएम ने घोषणा की है, क्योंकि अपने सब जानते हैं यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा है उस वजह से यूरोप में बिजली और गैस का बहुत बड़ा संकट है बाहर, और बहुत सारी चीजें वहां बंद की जा रही हैं। तो ड्रिलिंग बैन के लिए उन्होंने घोषणा की है, जो कि हमारे गुआरगम के जो बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी घोषणा है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। आज के दिन इसका शॉर्ट टर्म में इसका जो आज की जो तेजी या मंदी से इसको अपने इसको जोड़ नहीं सकते। आज के दिन सबसे बड़ी समस्या जो गुआरगम की है वो है फसल की समस्या। फसल इनिशियली शुरुआत बहुत अच्छी बारिश की हुई, जून जुलाई में रिकॉर्ड बारिशें, रिकॉर्ड बिजाई, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 25% बिजाई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा बिजाइयां हमने राजस्थान में देखी। कश्मीर जैसे खेत लग रहे थे राजस्थान में, लेकिन अब 20-25 दिनों से बारिश में बहुत कमी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही है। आज भी अगर अपने बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर सितंबर लग गया है, 40 डिग्री से ज्यादा जो तापमान है, जो कि फसलों को बहुत नुकसान कर रहा है। इस समय बारानी इलाके बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू को, जो कि 50 से 60 लाख बैग देंगे इस साल की फसल में, उनको फसल की बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मौसम नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग जो 10-11 तारीख को बारिश बोल रहा था, वो उन्होंने बढ़ा के अब उसको 18 से 19 सितंबर कर दिया है। आज के दिन प्रैक्टिकली गुआरगम के जो प्राइस हैं वो किसी डिमांड से प्रभावित ना होके फसल की आज की जो स्थिति है, क्योंकि नहरी जो गुआर है, जो गवर्नर हनुमानगढ़ हरियाणा में हो रहा है, वो एक सीमित है, वो फिक्स है। मतलब वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होके मंडियों में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो इलाके हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के, ये नवंबर में गुआर आता है और ये बड़ा क्रिटिकल है। मतलब प्राइसिंग के लिए आज के दिन बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर क्रिटिकल है। भाई अगर ये सब कुछ बारिश ठीक रहती है तो 1 करोड़ बोरी प्लस आ सकती हैं। नहीं इन इलाकों में बारिशें हुई तो गुआर की जो क्रॉप है वो 70-75 लाख बोरी से ज्यादा नहीं आएंगी। तो अगर कम फसल यहाँ पर मान के चलें, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कंसर्न ज्यादा उस तरफ ही हैं, तो किस तरह के भाव फिर आपको आगे बनते हुए नजर आते हैं? मनीषा जी, गुआरगम आज के दिन अपने कहें तो बारिश का सट्टा हो गया है। मतलब बारिश ही डिपेंड करेगी कि गुआर का साइज का क्रॉप क्या रहता है जी। पिछले सालों से बहुत बेहतर है, 15-20% इजाफा पिछले साल से हम इस बार कर चुके हैं। और ब्रिटेन की जो पीएम की जो घोषणा है, उसके बाद भी आप देखेंगे आने वाले 2-4-6 महीने में ट्रैक्शन बढ़ेगा और डिमांड और बढ़ेगी। लेकिन आज के दिन सबसे बड़ा जो इशू है वो गुआर की जो बरानी इलाके हैं, जहां से मोस्टली गुआर आना है, वहां बारिश का कंसर्न बना हुआ है लगातार। ऑलराइट, यानी कि ये डिमांड की बात नहीं है, ये सप्लाई की बात है, और फसल को लेकर चिंताएं हैं, बारिश को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। और जैसे रुपेश जी ने कहा कि एक प्रॉक्सी ट्रेड है बारिश का, जो हम एज ऑफ नाउ गुआर पे आता हुआ देख रहे हैं, जिसका फायदा हमने ऑफ कोर्स क्लियरली यहाँ पर आते हुए देखा है। अनुज, आप कैसे देखते हैं, और आपकी कोई स्ट्रैटेजी गुआर सीड या गम में? देखिए मनीषा जी, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, हमने लास्ट शो में ही एक टॉपिक अपना गुआर का दिया था, जिसमें 5100 का टारगेट दिया था। ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली है। अब प्राइस में अगर देखें तो ये जितने भी फैक्टर हैं वो सब दिखने लगे हैं, प्राइस बढ़ने लगे तो सब फैक्टर सामने आते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जो लोअर लेवल्स है वहाँ पर एक अच्छे खासा एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। इवन अगर हम देखें तो लोअर लेवल पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पर ऐड हुए थे, और अब धीरे धीरे जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए, अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखाई दिए। तो हमें लगता है कि जो ट्रेंड एक गुआर का नेगेटिव साइड में आता हुआ दिख रहा था, तो अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर हम 5200 तक के लेवल यहाँ पर आते हुए देखेंगे, और गम के अंदर हम 10,000 के ऊपर के लेवल यहाँ पर आते हुए देखेंगे। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल गुआर सीड गुआर गम में ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, जो कि अभी कुछ और दिन ऊपर की तरफ जा सकता है।
ऑलराइट, यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। 1.5 से 2% की बढ़त अभी भी ग्वार, सीड और गम में बाकी है। रुपेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम फंडामेंटल्स पर भी नजर डालने के लिए। लेकिन एक नजर आप मेटल्स पे डालेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर चार्ट्स देखें तो 1 से 1.5% की बढ़त आज हमने यहाँ पर मेटल्स में आते हुए देखी है। काफी हद तक जिस तरह का पॉज डॉलर इंडेक्स की रैली पर है, उसका फायदा यहाँ पर मेटल्स को हुआ है। चाइना में यहाँ पर पावर को लेकर राशनिंग है, बहुत सारा काम वहां पर ठप है, तो आगे जाके सप्लाईज की चिंता निकल के आ सकती है और इसका फायदा मेटल्स को हुआ है। नवनीत, कैसे देखते हैं आप इन सभी मेटल्स को और क्या यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशंस आज भी जारी रहेंगी? मनीषा जी, हमने मेटल्स में पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम और जिंक में थोड़ी सी नरमी का रुख देखा है लास्ट 3-4 सेशन में, और आज थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने मिल रही है। जैसे आपने बताया कि वन ऑफ द फैक्टर इज डॉलर इंडेक्स, साथ साथ में जो नेचुरल गैस प्राइसेस या एनर्जी प्राइसेस है यूरोप में, वो थोड़े से कूल ऑफ होते हुए नजर आए हैं इंटरनेशनल नेचुरल गैस प्राइसेस के साथ साथ में। और कहीं ना कहीं ये जो कंसर्न था कि बहुत सारी माइंस शट हो जाएंगी, वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो एल्यूमिनियम और जिंक की रिफाइनर्स और स्पेल्टर्स को थोड़ा सा सपोर्ट निचले लेवल पे देगा। मेरे हिसाब से प्राइसेस बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए गिवन द फंडामेंटल बैकड्रॉप, और मुझे लगता है कि 3100 3200 के आसपास जो जिंक ट्रेड कर रहा है वो बहुत थ्रो अवे प्राइस है, और यहाँ से हमको करीब 5% से लेकर 7% की बढ़त बहुत जल्द देखने मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी जिंक और एल्यूमिनियम दोनों में। इसके साथ साथ अगर डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी या स्टेबिलिटी देखने मिली तो कॉपर भी ज्वाइन करेगा इस पार्टी को, और कॉपर में भी करीब 3-5% की गेन देखने मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए एल्यूमिनियम और जिंक पे फोकस रहना चाहिए। ऑलराइट, तो वो दो मेटल्स आपके रडार पे होने चाहिए। बढ़त आज यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिली ही है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके सवाल। में आपका स्वागत है। अब वो समय है जब अपने दर्शकों को अपने साथ हम यहाँ पर शो में शामिल करते हैं, और सबसे पहले बीकानेर से बलराम जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार बलराम जी, क्या है आपका सवाल? मैंने कल रखा तो अपने नेचुरल गैस का अपना 750 का कॉल ऑप्शन ले रखा है, उसमें 13.01 पे नेचुरल गैस आपने खरीदा है, कितने में लिया है? 13.01 750 के आसपास में। ओके, और उसके बाद ऑफ कोर्स हमने नेचुरल गैस के भाव में गिरावट आते हुए देखी है। नवनीत, क्या राय देंगे बलराम जी को? 750 की अगर बाइंग है और उसके बाद भाव में इतनी गिरावट देखने को मिली है, क्या रेंज बन सकती है और बलराम जी क्या करें? मनीषा जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा मेजर फॉल नहीं दिखता है, और यहाँ से 605-610 के बीच में आके नेचुरल गैस प्राइसेस थोड़े से स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। करीब करीब 125 रुपया आउट ऑफ मनी इनकी पोजीशन है, तो ये चाहे तो 10-15 रुपया और वेट कर सकते हैं, और 605-610 के बीच में एवरेज करिए अपनी पोजीशन, 590 का स्टॉप लगा के, और यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है आपको। और ये पुल बैक कहाँ तक आता हुआ दिखता है नवनीत? जब पुल बैक सेट इन होगा तो मेरे हिसाब से 655 660 ये रेंज तक पुल बैक आ सकता है। हाँ, और अगर कोई फंडामेंटल फैक्टर साथ में जुड़ जाते हैं तो 670 और 680 के बीच भी देखने मिल सकते हैं भाव। ऑलराइट, यानी कि यहाँ से 15 रुपए नीचे, लेकिन करीब 50 से 60 रुपए ऊपर तक में हम यहाँ पर नेचुरल गैस के प्राइसेस में ट्रेड होता हुआ देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और राजस्थान से अब कैलाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार कैलाश जी, आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल मैम जीरे का है जी, जीरा 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 हाँ जी, हाँ जी कैलाश जी, जीरे पे क्या सवाल है जी? आगे जाके जीरा 28 तक कब तक पहुंचेगा? आपके पास पड़ा हुआ है जीरा हाजिर में? हाँ जी, हाजिर में है जी, हाजिर में है, 2 लोट है। ओके, अनुज क्या राय है? क्लियरली कैलाश जी के पास हाजिर में माल है, ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि भाव यहाँ से ऊपर चढ़े, तो कितना चढ़ सकते हैं? देखिए, अभी हमने रिसेंटली 26,000 के आसपास के लेवल्स देखे थे। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड थोड़ा सा डाउन साइड का है। एक बार एक्सपेक्टेड है कि प्राइस 24,000 के आसपास तक आ सकते हैं, तो वहीं से हम अगेन एक बाउंस बैक आते हुए देखेंगे। 28 का लेवल अभी अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मुझे लगता नहीं कि 28 का लेवल यहाँ जल्दी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि एक बार बाउंस अगर मिलता है तो 25 या 25,500 तक के लेवल दोबारा देखने को मिल सकते हैं। 26,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 26 अगर ब्रेक करेगा तो आपको 28 का लेवल देखने को मिल सकता है। मगर हमारी एडवाइस है कि अगर भाव ऊपर में आपको 25-25,500 के आसपास मिलते हैं तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ऑलराइट, तो वो रेंज यहाँ पर जीरे में बरकरार रह सकती है, तेजी की उम्मीद यहाँ पर भी है। आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र से सुरेश जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सुरेश जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार मैडम जी, मैंने सोना बेचा है मैडम 50,250 पे, ओके, और ये 150-500 कब तक आएगा मैडम, और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ऑलराइट, सोने में बिकवाली करी है सुरेश जी ने 50,250 के लेवल्स पे। नवनीत क्या करना चाहिए? और आज ECB है, कल वीकेंड जैसा शुरू हो जाएगा, तो क्या करें? वेल, थोड़ी सी आउट ऑफ मनी है इनकी पोजीशन, और मुझे लगता है कि 50,700 750 तक सोना इसी मोमेंटम में जा सकता है।
उसके ऊपर टिकना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, यानी इंटरनेशनल टर्म्स में बात करूं तो $1740 के ऊपर थोड़ा सा हिकअप्स आएंगे गोल्ड में। अगर 750 के ऊपर आज की क्लोजिंग आती है तो मेरे हिसाब से इनको अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए, फिर आपको यहाँ से 300-400 रुपए की बढ़त और देखने मिल सकती है। अदरवाइज एक बार वो स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखें। ऑलराइट, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और एक रीबाउंड यहाँ पर सोने में देखने को मिल सकता है, उसका इंतजार भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हमारे साथ अब पूना से स्वप्निल फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार स्वप्निल, आपका सवाल क्या है? मैम नमस्ते जी। मैम मैंने जिंक में खरीदी कर रखी है, 293 की बाइंग है मेरी और 284 चल रहा है अभी। जी हाँ, 293 में इन्होंने खरीदारी करी है। नवनीत क्या रहा है, क्योंकि जिंक में अच्छी खासी गिरावट पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने आते हुए देखी है। आज का दिन बेहतरीन जरूर है, लेकिन जो स्वप्निल की यहाँ पर पोजीशन है वो किस तरह से आज को देखते हुए स्ट्रैटेजी बनाए? जैसे मैंने शो के दौरान भी बताया, मुझे लगता है कि जिंक और एल्यूमिनियम ज्यादा करेक्ट हो गए एंड थोड़े से फंडामेंटल से भी ज्यादा करेक्शन हमने प्राइसेस में देखे हुए। मेरे हिसाब से बाइंग लेवल्स के आसपास है और 280 285 के रेंज में बहुत स्टेबिलिटी देखने मिलनी चाहिए हमको जिंक में, और आने वाले कुछ दिनों में हमको 295 और 305 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखिए और चाहे तो डिप पे ऐड किया जा सकता है। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी आप अभी भी कर सकते हैं और एक रीबाउंड और आपके भावों के ऊपर के स्तर भी यहाँ पर जल्दी ही जिंक में देखने को मिल पाएंगे। आज भी हमने 1% की तेजी के साथ यहाँ पर मेटल्स में कारोबार होता हुआ देखा है। लेकिन चलिए, इसी के साथ ये शो समेटने का भी समय है। अनुज, नवनीत, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर बहुत डिटेल में हमारे दर्शकों से बात भी करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में आज इतना ही। नमस्कार।